ये 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है हमारा, जल संसाधन। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो हमारी पृथ्वी पर जो है वो 71% जल, 29% भाग स्थल के रूप में पाया जाता है। और इतनी अधिक मात्रा में जल पृथ्वी पर होने के बावजूद भी जो अलवणीय जल हैं उसकी कमी पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो कुल जल का 97.5% हिस्सा है वो लवणीय जल हैं, यानी नमकीन जल हैं जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और जो शुद्ध जल हैं जिसको हम अलवणीय जल या मीठा जल कहते हैं वो मात्र 2.5% है। और इसमें से भी 2.5% में से भी जो ये 2.5% यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है ये ही फ्रेश वाटर है हमारे पास जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। 97.5% जल लवणीय होने के कारण इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। और 2.5% में से भी 1.7% जो जल हैं वो या तो हमारे पहुंच से बाहर हैं, जैसे हिमालय पर्वत पर बर्फ़ के रूप में, या अंटार्कटिका में बर्फ़ की मोटी चादर के रूप में बिछा हुआ है, या फिर भौम जल के रूप में हमारे पास विद्यमान है। जो सतही जल है, शुद्ध जल जो नदियों के रूप में बह रहा है वो मात्र 0.75% ही हमारे पास उपलब्ध हैं जिसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो शुद्ध जल की जो उपलब्धता है वो हमारे पृथ्वी पर बहुत कम है। भारत में यद्यपि औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर है, तो काफ़ी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है भारत में, वर्षा का औसत है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। सेकंड आपके पास हम बात करेंगे जल दुर्लभता की। अब ये जल दुर्लभता क्या चीज़ है? जल दुर्लभता से अभिप्राय शुद्ध जल में कमी आना अथवा मनुष्य के लिए आवश्यक जल की मात्रा उपलब्ध कराने में जब हम असमर्थता प्रकट करते हैं तो उसे हम जल दुर्लभता कहते हैं। यानी शुद्ध पानी में, मीठे पानी में जब कमी आ जाए, लोगों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाए तो उसे हम जल दुर्लभता की स्थिति कहते हैं। जल दुर्लभता के पीछे के कारण क्या हैं? तो जल दुर्लभता के कारण नंबर 1 बढ़ती जनसंख्या है आपके पास। नंबर 2 अत्यधिक जल उपयोग, जल का हम मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, ये भी जल दुर्लभता का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जल का असमान वितरण, यानी कहीं पर जल की मात्रा अधिक है, कहीं पे कम है, प्राकृतिक रूप से भी, और ऊपर से मानव जो है जल का वितरण वो भी असमान तरीके से करता है। जो रिच पीपल्स हैं उनके लिए जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो गरीब तबका है समाज का उनको जल की मात्रा कम उपलब्ध कराई जाती है। ये भी एक कारण है जल दुर्लभता का। जल प्रदूषण या पानी की खराब गुणवत्ता, जल की खराब गुणवत्ता, ये भी जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है। यानी जो शुद्ध जल हैं धरातल पर उसको हम दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित करते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जल प्रदूषण के, उसके ऊपर अलग से डिस्कशंस करेंगे। और पानी, जिसके कारण पानी की गुणवत्ता यानी जो शुद्ध पानी है उसकी जो गुण होते हैं उसमें कमी आती हैं, यानी उनको वो उपयोग करने लायक नहीं रहता। अगला जल दुर्लभता का कारण है अति सिंचाई, यानी आवश्यकता से ज़्यादा हम
सिंचाई में शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पानी की कमी होने लगती है। अगला कारण है जल दुर्लभता का शहरीकरण, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों का विकास होना स्वाभाविक है और शहरीकरण के कारण उस क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जल दुर्लभता का संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला है औद्योगिकरण, यानी शहर जो विकसित होते हैं वो कुछ कारणों से विकसित होते हैं, जिनमें से उद्योग भी एक प्रमुख कारण है। जिन क्षेत्रों में उद्योग लगे होते हैं वहाँ रोज़गार प्राप्त करने के लिए लोग शिफ्ट होते हैं और जिसके कारण वहाँ पर पानी की कमी होना स्वाभाविक है और ऊपर से उद्योगों में विभिन्न कामों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति शुद्ध जल से की जाती है, जिसके कारण जल दुर्लभता का संकट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपके पास है निजी कुएं और नलकूप। ये भी जल दुर्लभता के सबसे बड़े घातक कारण हैं, यानी लोग जो हैं अपने घरों में या तो बोर करवा लेते हैं या अपना पर्सनल कुआं खुदवा लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त करने के लिए, और जिसका जो दुर्गामी परिणाम ये होगा कि आपका जो वाटर लेवल है यानी पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। ये भी जल दुर्लभता का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे JJM की बात करेंगे। JJM की फुल फॉर्म है जल जीवन मिशन। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से जीवन यापन आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं। और इस JJM जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के स्तर पर यानी शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जो है बाध्यता सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। यानी प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल नल के द्वारा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा JJM जल जीवन मिशन के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाकर अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, जिनके कारण इन बांधों को ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब बांध क्या होते हैं? बांध बहते जल को रोकना, उन्हें दिशा देना और बहाव कम करके एक बड़ी बाधा उसके रास्ते में खड़ी करना, उसे हम बांध कहते हैं, जिसके कारण जलाशय या झील का निर्माण होता है। और बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि उसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से रुक रुक कर जल बहता रहता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्भ से बांधों को आधुनिकीकरण का मंदिर की संज्ञा दी है। उन्होंने बांधों को आधुनिकीकरण का मंदिर कहा है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना के जो लाभ हैं, यानी किन उद्देश्य से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उनके उद्देश्य क्या है, उसके लाभ क्या हैं। नंबर 1, जल विद्युत उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये बांध बनाए जाते हैं। नंबर 2, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये बांध बनाए जाते हैं। तीसरा, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण को इससे बढ़ावा मिलता है। और अगला, मछली पालन को बढ़ावा मिलता है इन बांधों के निर्माण करने से। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना यानी बांध बनाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी हैं। तो क्या नुकसान है उसकी बात करेंगे। नंबर 1, नदियों का विनियमन और बांध
उनके प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है। नदियों के जलीय जीवन के लिए आवासों की कमी हो जाती है। खंडित नदियाँ जलीय जीवों के प्रवास को कठिन बना देती हैं। नंबर डी, बाढ़ के मैदान पर बनाए गए बांध मौजूदा वनस्पति और मिट्टी को जलमग्न कर देते हैं, जिससे समय के साथ डिकम्पोजिशन उनका हो जाता है। ई, बड़े बांधों का निर्माण नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जैसे पर्यावरणीय आंदोलनों को बढ़ावा देता है। नंबर एफ, कई बार स्थानीय लोगों को बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीन, आजीविका के संसाधनों पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। नंबर जी, परियोजना के लिए अधिकांश आपत्तियां उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता के कारण होती हैं जिनके लिए उन बांधों का निर्माण किया गया होता है। अधिकांश बांध बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये बांध ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती हैं बाढ़ की। इसके कारण इनका विरोध होता है। नंबर एच, आज बांध भी व्यापक मिट्टी के कटाव का कारण बना हुआ है। पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण भूकंप की संभावनाएं बांध से उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही जल जनित रोग और कीट और प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में फैलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल संरक्षण। अब जल संरक्षण से अभिप्राय हमारा है जल का संग्रहण करके शुद्ध जल के स्तर को बढ़ाना, यानी जो शुद्ध जल है उसका लेवल बढ़ाना, और वर्तमान में हमारी जल की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो सके, ताकि हमें किसी प्रकार का जल संकट का सामना ना करना पड़े। और साथ ही भविष्य के लिए भी जल जो हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी जल संकट का सामना ना करना पड़े, उनको भी, उसको हम जल संरक्षण कहते हैं। तो जल संरक्षण, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको नए नए वीडियोस मैं बनाकर उपलब्ध कराता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो विजिटर हैं, न्यू व्यूअर हैं, वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो जल संरक्षण को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जल संरक्षण से अभिप्राय है जल का संग्रहण करके शुद्ध जल के स्तर को बढ़ावा देना, जिससे वर्तमान में हमारी जल की आवश्यकता भी पूर्ण हो सके और आने वाली यानी भावी पीढ़ी जो है उन्हें भी जल संकट का सामना ना करना पड़े। तो इसे हम जल संरक्षण कहते हैं। तो वर्षा जल संचय की कुछ विधियां हैं। प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण चला आ रहा है, परंपरा हमारी रही है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो कौन कौन सी विधियां हम वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपना सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए कूल जैसे वाहिकाएं बनाकर रखी हैं, और इन लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं। बी, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती हैं। राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को बरसाती भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित किया गया है। नंबर डी, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। नंबर ई, छत पर वर्षा जल संचयन की विधि अपनाई जा सकती हैं, यानी छत पर जो बारिश होती है उस जल को संग्रहित किया जाए। एफ, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टांका या टैंक बनाए गए हैं। नंबर जी, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है देश का जहां पे छत वर्षा जल संग्रहण को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा नहीं बनाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, यानी कंपलसरी है तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण को लागू करना, यानी छत के वर्षा जल को संग्रहित करने का ढांचा बनाना। जब भी अपने घर बनाते हैं तमिलनाडु में तो
छत वर्षा जल ढांचा वहाँ तैयार करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, नहीं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होना सुनिश्चित किया गया है। इससे जल संग्रहण को बढ़ावा मिला है तमिलनाडु में। वहाँ पे 15 से 25% तक जो जल की आवश्यकता है वो छत जल संग्रहण से ही पूरी की जाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कुछ मेन नदियों का डिस्कशन लेते हैं जिनकी जो ऊपर हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। आपकी जो सदाबहार नदियां हैं उसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करते हैं, जो आपकी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में चली जाती हैं। और उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है चिनाब, जिसके ऊपर सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो सलाल जो प्रोजेक्ट हैं वो चिनाब नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो हैं सतलुज नदी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके पास सतलुज नदी पे जो भाखड़ा बांध हैं वो भी बहुउद्देशीय परियोजना है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट गंगा रिवर। गंगा रिवर में आपके पास उसकी एक सहायक नदी है भागीरथी। भागीरथी पे आपको टिहरी डैम, भागीरथी में आपको टिहरी डैम देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आपके पास नरोरा जो बांध हैं ये भी आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपके पास हैं चंबल नदी। चंबल नदी पे आपके पास दो बांध महाराणा प्रताप सागर और गांधी सागर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके पास जो अगला बांध है मेन वो हीराकुंड बांध महानदी पे देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम जो मेन बांध डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है आपका रिहंद बांध। ये रिहंद नदी पर है, सोन की जो सहायक नदी है। और सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये जो आपकी दक्षिण की नदियाँ स्टार्ट होती हैं इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम प्रवरा बांध हमारे पास गोदावरी नदी पे बना हुआ है। और नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे बना है। कोयना कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिस पे कोयना बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा भी एक सहायक नदी है कृष्णा की, इस पे भी आपका तुंगभद्रा नामक बांध बना हुआ है। उसके बाद हम मेटूर बांध की बात करेंगे जो कि आपका कावेरी नदी पे बना हुआ है। और पेरियार बांध पेरियार नदी पे बना हुआ है दक्षिण में। और आपका महानदी पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम हैं जिनको आपने याद रखना है और जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है, महानदी पे आपके पास महाराणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो डैम हैं वो आपके चंबल नदी पे बने हुए हैं। और आपके पास मेटूर बांध जो हैं वो कावेरी नदी पे बना है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे बना है। कोयना बांध आपका कोयना नदी जो कृष्णा की सहायक है उस पे बना है। तुंगभद्रा बांध आपका तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक है उस पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम आपका सतलुज पे बना है। टिहरी बांध आपका भागीरथी पे जो गंगा की सहायक नदी है उस पे बना हुआ है। नरोरा और जो बांध है ये गंगा नदी पे बना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बांध है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फेसबुक पेज पे ज़रूर शेयर करें। और उसका अगर आप फेसबुक पेज पे 100 लोगों के साथ टैग करके उसको कमेंट बॉक्स में
स्क्रीनशॉट को कमेंट करते हो तो मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा सकता हूँ। तो जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शबा खैर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।